चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम तो खेत में कम से कम खाद तो बनी जाएगी। मंडी में लेके जाने का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा हो रहा है, मतलब खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो फिर वो नहीं बेचता। तो टमाटर जो बिक रहा है वो 5 रुपए किलो बिक रहा है, और जो सॉस है, सॉस 1 रुपए की जो सॉस है वो 8 ग्राम की है। 8 ग्राम की सॉस हो उसका मुझे कन्फर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टमाटर बिक रहा है वो करीब करीब 120 या 30 रुपए किलो में वापस हमको दे रहा है। क्यों जी? अगर हम लोग इस बात को समझ पाए कि दाल हो, अनाज, अनाज में देख लेते हैं, गेहूं किसान का बिकता है 20 से 25 रुपया किलो, है ना, और आधा किलो का ब्राउन ब्रेड का पैकेट मिलता है 85 रुपए का आजकल। क्यों जी? ये बिकता है ना। यानी वही गेहूं जो हमारा 85 रुपए का आधा किलो, मतलब कितना हो गया, 170 रुपया किलो ना। यानी हमसे गेहूं लिया 25 रुपया किलो, और हमको गेहूं को सड़ा के हमको दिया 170 रुपया किलो। मतलब हमको बिस्किट बनाना नहीं आता, या हमें ब्रेड बनाना नहीं आता, अगर ब्रेड ही खाना चाहते हैं, या हमको मतलब हमारे पास कमी किस चीज की है जो हम खरीद रहे हैं। अगर हमको ये समझ आ गया कि प्रॉफिट किसको जा रहा है, ये बात गांव वालों से पूछना चालू कर दिया, तो हमें पता चलेगा हम सब की सुबह से लेकर रात तक और बचपन से लेकर मरने तक की सारी कमाई कंपनियों को जा रही है। तो एक नौकरी करने वाला आदमी जब रिटायरमेंट पे घर बनाता है और कंपनियों के प्रोडक्ट उसमें लगाता है, तो ऐसा लगता है मुझे कि ये आदमी अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं कंपनियों के लिए कमा रहा था। एसी की कंपनी, पंखे की कंपनी, बिजली की कंपनी, इनकी कंपनी, कार कंपनी, और ये कंपनी 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 कंपनी। क्यों जी? असल में वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत कभी भी गुलाम नहीं रहा, मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं, कभी गुलाम रहा ही नहीं। गुलामी का जब दौर था, अमेरिका जैसे कंट्रीज में अगर आप नजर दौड़ाओगे, तो वहां पर एक्चुअली पैरों के अंदर बेल डाली जाती थी, बांधा जाता था गुलामों को। किचन में काम करने वाले गुलामों के मुंह के ऊपर ऐसे लोहे का वो लगा के जाला, और पीछे ताला लगाया जाता था, कहीं ये काजू बादाम ना खा जाए किचन वाले। और सड़क पे चलते हुए उस गुलाम को मास्क लगाना पड़ता था, ताकि मालिक और गुलाम में पहचान बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। भारत में यह कल्चर कभी नहीं रहा, ना अंग्रेज आए उससे पहले, और ना अंग्रेज रहे उस दौरान। आपके माँ बाप और आपके दादा दादी से पूछोगे तो आपके इतिहास में कहीं भी ऐसा कोई कहीं पर भी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि किसी अंग्रेज ने किसी भारतीय को गुलाम बनाकर रख लिया हो। हां, आपने उसके पैसे देने थे, आप दे नहीं पाए, आपको उसके खेत में काम करना पड़ेगा, ऐसे बंधुआ मजदूरों के बारे में सुना होगा। वो आपने देने थे, वो उसको पूरा करने तक ही रखेगा, पूरा होने के बाद जाने देगा। क्यों जी? अंग्रेजों के यहां हमारे लोग नौकरी करते थे, यहां तक तो सुना है। वो नौकरी करने वालों के ऊपर कोड़े बरसाया करते थे, यहां तक भी सुना है। अगर आम जनता के ऊपर कोड़े बरसाने की बात करें, तो वो तो कोड़े आज भी बरसाए ही जा रहे हैं। लाठियां आज कौन सा लगती नहीं है अपनी बात करने वालों के ऊपर। क्यों जी? गलत की सही? इसका मतलब परिस्थितियां बिल्कुल भी बदली नहीं है। पहले भी हमारे देश को बर्बाद करने का काम उन अंग्रेजों के यहां नौकरी करने वाले लोगों ने ही किया था, और आज भी हमारे देश को बर्बाद करने का काम उन अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था में नौकरी करने वाले लोग कर रहे हैं। ठीक है कि गलत कह रहा हूं? गांव के कल्चर में शोषण कहीं नहीं था, तभी गांव में गरीब से गरीब आदमी की औरतों के पास भी सोना और चांदी खूब था। यह दौर तो आपने भी देखा ही होगा, क्योंकि उसका फोकस असली धन पर है। असली धन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। असली धन कौन सा है? असली धन वो है जिसकी कीमत कभी भी कम नहीं हो सकती, केवल वही असली धन है, बस, बाकी कोई धन नहीं है। जिस चीज की कीमत समय के साथ कम हो जाए वो धन नहीं हो सकता ना।
धन तो समृद्धि लेके आता है, तो जिसकी कीमत कम हो गई वो समृद्धि कैसे लेके आएगा? तो अगर आप ये कोई ये कह रहा रुपए की कीमत कम हो गई, वो समृद्धि कैसे आएगी? उससे नहीं आ सकती। तो फिर वो धन क्या है? वो जो रुपया आपको मिला, या रुपए का जो 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 टोकन आपको मिला, जो रुपए की पर्ची मिली जिसको आप रुपया बोल रहे हो, वो आपको किसके बदले मिला? किस चीज के बदले मिला? मेहनत। मेहनत कहां से आई? ऊर्जा से। ऊर्जा कहां से आई? खाने से। खाना कहां से आया? सूरज की ऊर्जा, जमीन, हवा और पानी से। क्यों जी? आपको पैसा मिलता है ट्रक चलाने से। ट्रक कहां से चलता है? पेट्रोल से। पेट्रोल डीजल कहां से निकलता है? धरती से। वो आदमी जो काम कर रहा है, उसको चला रहा है, उसको ऊर्जा कहां से मिलती है? वही हवा, पानी और सूरज से। बात समझ आ रही है? यानी असली धन क्या है? हवा, पानी, सूरज। इस पे जिसका कंट्रोल, आपके सब चीजों पे कंट्रोल उसी का। इसीलिए आपके नदियों पे डैम बनाने का काम कंपनी कर रही है। कंपनी, ये डैम आपका नहीं है, कंपनी का है। तो डैम ने कह दिया ये पानी हमारा है, इसको हम जब मर्जी छोड़ेंगे, जितना मर्जी छोड़ेंगे। इसमें हम कचरा मिलाएं, इसमें हम गंदगी मिलाएं, फैक्ट्री का गंद मिलाएं, कुछ भी मिलाएं, तभी तो मिला रहे हैं। अगर ये हमारा भी बराबर का होता, अगर हम कहते हम भी इस धरती पर वैसे ही पैदा हुए जैसे तुम पैदा हुए, हम भी उसी चीज से चलते हैं जिससे तुम चलते हो, तो तुमको इसको कंट्रोल करने का अधिकार किसने दिया? अगर हमने ये पूछा होता तो इनकी औकात नहीं थी इसमें गंदगी मिलाने की, फैक्ट्रियों की गंदगी मिला करके हमारा पूरा एक्वाटिक सिस्टम को खराब करने की। नहीं थी ना, क्योंकि हमको समझ नहीं थी कि हमारे अंदर भी वही ऊर्जा है जो इस कंपनी को चलाने वाले आदमी के पास ऊर्जा है। असली धन हमारे पास पड़ा है ऑलरेडी। फिर और धन क्या होता है? हम कहते हैं इस ऊर्जा से जो जो चीजें मिलती है, या जहां जहां ये ऊर्जा स्टोर होती है, सूर्य की ऊर्जा जहां भी स्टोर होती है, जो भी चीज सूर्य की ऊर्जा से चलती है, वही असली धन है। जैसे पशु है, वो भी सूर्य की ऊर्जा से चलता है, इसलिए पशुधन बोलते हैं। पशु आज अभी एक है, और अगर अभी वो 1.5 लाख रुपए का हमारे पास भैंस है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 साल बाद ब्याने लायक हो जाएगी, 2 साल बाद 2 हो जाएंगी, है कि नहीं? तीसरे साल वो भी 1.5 लाख के बराबर में खड़ी पावेगी, 3 लाख हो जाएगा। यानी कि 3 साल में डबल हो रहा है भैंस। तो इसका मतलब है वो धन है, उसकी कीमत कम नहीं हो रही है। वो भैंस दूध दे रही थी, उसका 1 किलो दूध जितना 1000 साल पहले पोषण दे रहा था, उतना ही आज दे रहा है। उसके दूध की कीमत आज भी उतनी ही है। पोषण 1 किलो अनाज में 1000 साल पहले भी 20 रोटियां बनती थी या 50 रोटियां बनती थी, तो आज भी 50 बनती हैं। तो अनाज असली धन, क्योंकि वो सारी स्टोर ऊर्जा अनाज में इकट्ठी हुई, तो इसलिए अन्न धन बोलते थे। अन्न धन। मेहनत को श्रम धन बोलते थे। मेहनत कहां से आती है? सेहत से आती है। सेहत नहीं होगी तो मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो किसी की सेहत खा जाओ तो मतलब आप मेहनत खा गए। मेहनत खा गए मतलब बंदे को निर्धन कर दिया। इसलिए बीमार आदमी को धन का उपयोग भी नहीं कर सकता। बीमार आदमी, कार 50 करोड़ रुपए की कार हो और कमर में दर्द हो, किसी काम की नहीं है भाई, है? तो असली धन क्या है? सेहत। अब ढोलकी सा पेट पाड़ का बैठ जो, मान लो, मैं तना नहीं कह रहा हूं तो मतलब हम अपना धन किसी और के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और हमारे धन का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब ये है, अगर हम अपनी सेहत किसी को दे रहे हैं बेसिकली, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अब इसको थोड़ा और देखो। जिस चीज के अंदर ऊर्जा स्टोर हो, जैसे पेड़ में ऊर्जा स्टोर होगी, तो ये धन है। तो जिस आदमी के पास इसको काटने का अधिकार है, समझो हमारा सारा धन लेके जा रहा है, हमको निर्धन बनाता जा रहा है। धन खत्म तो निर्धन अपने आप हो गए हम, बिना धन के। क्यों जी? अजी समझ आ रहा है क्या? दूर वालों, हरियाणा वालों एक बच्चा था, वो अपनी माँ से पूछे था, मम्मा ये पेट में क्या है? वो प्रेग्नेंट होगी लेडी, बोला बेबी है। ओह ये बेबी है, अब तेरा बेबी ब्रदर या बेबी सिस्टर ऐसे करके। ओके, तो आपने बेबी खा लिया था? बोली ना बेटा कुछ नहीं था। अच्छा, वो फिर न्यू खेलते खेलते वो बाबू के पेट पे बैठी थी, वाह गुड़िया। हम बोले बाबू यू के है? तूने भी बालक खा लिया? बोले हाँ। तूने भी बेबी खा लिया?
अगर जब बेबी खा लिया फिर तो धन पक्का है भाई। नींद आ गई। चलो तीन वाली चाह का टाइम हो गया। ठीक, तो चलो अब बात आ रही है, कोई नहीं कर देंगे अरेंजमेंट। अच्छा ये बताओ जी, जिसमें भी ऊर्जा स्टोर हो जाएगी वो धन हो जाएगा हमारा। तो जैसे मैंने पेड़ को बताया, अब ये पेड़ कट गया, कटने के बाद ये जमीन में दब गया, जमीन में दबा रहा हजारों साल तक, और फिर ये कोयला बन गया, तो भी वो धन है क्योंकि उसमें ऊर्जा स्टोर है। कोयले के अंदर भी ऊर्जा स्टोर है ना जी? क्यों जी? और फिर जब वो कोयला बहुत दिनों तक पड़ा रहा तो वो पेड़ काफी दिनों तक पड़े रहे, तो उसी से तेल और डीजल बना, इसीलिए उसको धन बोलेंगे। और फिर और दिनों तक पड़ा रहेगा तो वो कभी ना कभी ग्रेफाइट या फिर डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे भी धन कहेंगे। और इसी तरह से जो धातुएं खराब नहीं हो, जितनी भी धातुएं हैं वो भी धन का रूप है, कम या ज्यादा। तो जो धातुएं खत्म नहीं होती, जितने उतनी ही पड़ी रहती हैं जितनी पड़ी थी। 1 किलो अभी दबा दो, 1000 साल बाद भी निकालो तो 1000 निकलेगी। वो धातुएं जो सबसे कम रिएक्टिव होती हैं वो सोना और चांदी होती हैं, तो इसीलिए सोना और चांदी को भी धन कहा। अब थोड़ा सा एक बस एग्जांपल देता हूं, बताता हूं फिर आपको मैं। हम लोग खड़े हैं, 5-7 लोग यहाँ पर बैठे हैं 7 नवंबर 2016 को, और हम सब ने कहा कि हमारे पास 10-10 लाख रुपए के बैंक नोट रखे हुए हैं। वो 10-10 लाख रुपए के बैंक नोट रखे हैं। एक बंदे ने 10 लाख रुपए की जमीन खरीद ली, एक बंदे ने 10 लाख रुपए की भैंस या गाय खरीद ली, एक बंदे ने 10 लाख रुपए के सोना खरीद लिया, एक बंदे ने 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीद लिया, और एक बंदे के पास 10 लाख रुपए का कैश यूं का यूं रखा हुआ है। फिर 8 तारीख को एक कंपनियों का गुलाम सफेद दाढ़ी वाला टीवी पर आया और कहा, 8 नवंबर को, और कहा कि आज रात 12 बजे से तुम्हारे 500 और 100 के नोट, 1000 के नोट जो हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो जिसने जमीन खरीदी थी उसको कोई फर्क पड़ेगा? उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसका धन एज इट इज पड़ा है। जिसने सोना खरीदा उसको फर्क नहीं पड़ा, जिसने भैंस खरीदी उसको फर्क नहीं पड़ा, पर जिसने ट्रैक्टर खरीद लिया वो सोचेगा यार अब मेरी कीमत, चलो ठीक है वो ट्रैक्टर खरीद लिया, 10 लाख का थोड़ा कम तो वो 8 लाख हो जाएगा सेकंड हैंड होने के बाद। पर जिसके घर में वो नोट पड़े थे वो तो कूड़े का ढेर बन गए। यानी जब तक वो नोट लीगल टेंडर हैं तब तक तो आपको उनके धन होने का भ्रम है, वो एक्चुअली धन नहीं है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा, कि 1 किलो गेहूं में यदि उतनी ही ऊर्जा 1000 साल पहले मिल रही थी और उतनी ही बाद में मिल रही है, तो भारत के 1 रुपए में जितनी ऊर्जा आज मिल रही है इतनी ही अगर 100 साल बाद मिले तो वो धन है। क्यों जी? अगर 1 रुपए में आज कुछ मिल रहा है, कल कुछ मिल रहा है, परसों कुछ मिल रहा है, तो वो धन नहीं हो सकता, फिर वो आपको निर्धन करके जाएगा। इसीलिए आप लोग एक बार पूरे समाज, परिवार और अपने घर आसपास दौड़ा कर देखो, जिस भी व्यक्ति ने इस कागज के नोट के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, जिसने भी इस पे अपना जीवन लगाया, उससे बाकी सब चीजें छीन ली गई। किसी से परिवार छीन लिया गया, किसी से सेहत छीन ली गई, किसी से शांति, मन की शांति छीन ली गई। और सुबह मनेंद्र मेरे को बता रहा था कि वैसे तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पर ना 3 बजे सुनता ना 2 बजे सुनता, फोन पता नहीं कितने आवे, पागल है बता। मतलब आपके मन की शांति, कुछ आपसे बाकी सब कुछ छीन लिया जाएगा, मैं ये कह रहा हूं, जिसने भी ये दिया। समझ रहे हैं? यानी अगर आपके पास ये चीजें बची हुई हैं, अगर आपका परिवार बचा हुआ है और आपके मन में शांति बची है, आपके पास ये पैसा आने के बाद भी, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपके केंद्र में सिर्फ पैसा नहीं है, फिर और चीजें भी हैं। जिसके दिमाग में केवल पैसा रहा है उससे सब कुछ छीन लिया गया है। देख लो आपके आसपास नजर दौड़ाओ, घर रिश्तेदारियों में नहीं हुआ है क्या? एक बार पैसे के लिए घर छोड़कर गया था बच्चा,
कभी कभी हम लोग जमीन बेच देते हैं, अपने बच्चे को विदेश भेज देते हैं पैसे के लिए, वो बच्चे वापस कभी नहीं आए, कभी भी नहीं आए। पैसा कमा लेगा मेरा बच्चा बड़ा होकर के, ऐसा सोचकर जिन्होंने अपने बच्चों को शहर भेज दिया था, वो बच्चे वापस गांव नहीं आए। क्यों जी? आपके गांव का कलेक्टर बन जाए, मंत्री बन जाए, मतलब एसडीएम बन जाए, तहसीलदार बन जाए, मुड़कर गांव तो नहीं आया ना, कोई भी नहीं आया, और किसी के भी गांव का नहीं आया। तो ये पैसा हमारे असली धन को, जिसे बच्चा हमारा जो परिवार है, हमारे जो लोग हैं, वही असली धन है। तो ये पैसा हमारे असली धन को हमसे छीन रहा है अल्टीमेटली। और अगर हमने असली धन को बचाना सीख लिया, गांव को धन की डेफिनेशन भी बता दी और समझा दिया, और उनकी जरूरतें भी पूरी हो गई, और उनके पास सब कुछ अबंडेंस में हो गया। देखिए, परिवार में जो झगड़ा होता है केवल टोटे के टाइम पे होता है, जब पैसे की कमी हो, जब किसी चीज की कमी हो। जब किसी भी चीज की कमी ना हो तब झगड़े नहीं होंगे। इसका मतलब हमको अपने गांव के हर परिवार को उस कंडीशन तक लेकर जाना है जहां किसी भी परिवार के पास किसी भी चीज की कमी ना हो। क्यों? अगर इस कंडीशन के लिए हम इमेजिन कर सकते हैं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल चीजों पर चर्चा की जा सकती है। 100% हम ये कर सकते हैं, और इसी जीवन काल में कर सकते हैं। भाई, जो काम मेरे गांव में मेरे साथियों ने, मेरी टीम ने, मेरे जनता सरकार मोर्चा ने अगर वो काम 15 दिन में कर दिया जो मैं 4.5 साल में कर पाता, अगर वहां आदमी मैं 20 की जगह अगर 100 भेज देता तो 15 की बजाय वो 7 दिन में कर देता। क्यों जी? यानी आदमी बढ़ा लो, भीड़ नहीं जनाब। मैं फिर कह रहा हूं, भीड़ नहीं चाहिए। सिर्फ खड़े होने वाले सिरों की जब जरूरत पड़े तब हमें आदमियों की जरूरत पड़ेगी, भीड़ की। फिलहाल हमको बुद्धि वाले और जमीर वाले लोग चाहिए, और अगर बुद्धि नहीं है तो चलेगा, जमीर चाहिए पक्का। बुद्धि नहीं होगी तो हम बना देंगे, दिमाग नहीं होगा तैयार कर देंगे, कुछ पता नहीं है वो बता देंगे, कुछ भी चीज उसके पास नहीं है वो सब प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन एक ही चीज चाहिए फिलहाल, जमीर। जमीर वाला आदमी पहले फ्रंट में खड़ा हो, जो बिके ना अपने गांव के लिए। जब कोई, क्योंकि आपको 2 चीजों से पार पाना पड़ेगा मोर्चे में लंबे समय तक चलने के लिए, और वो है डर और लालच, कि मैंने जो किया है इसके बदले में मुझे किसी चीज का लालच ना हो, और मैं जो करने जा रहा हूं ये अगर गलत नहीं है तो फिर मुझे किसी का डर ना हो। लालच और डर से मुक्ति पाकर यदि हम इसमें काम करेंगे, अल्टीमेट लेवल पर हम लोग बहुत गजब का काम कर सकते हैं। और अगर ये चर्चा लंबी चलती रहेगी तो हम आखिर तक ये सिद्ध कर पाएंगे कि पूरे गांव में हर व्यक्ति को सब कुछ प्रोवाइड किया जा सकता है। सिर्फ आपको करना क्या है? गांव का पैसा यानी गांव की मेहनत यानी गांव का असली धन गांव से बाहर माइग्रेट होने से रोकना है बस। कि आपका पैसा मैं चाहे गांव के काले चोर को दूं, पर मैं अपना पैसा अपने गांव वालों को दूंगा, और मैं अपने गांव में वो पैसा लेने वाला या चीज लेने वाला कोई नहीं है तो दूसरे भी बंदे को दूंगा, तो गांव वाले को ही दूंगा, कंपनी को नहीं दूंगा। अगर मेरे पास उसका अल्टरनेट नहीं है तो मैं ऐसी कंपनी बना लूंगा ना जो उस कंपनी के बराबर की कंपनी हो। क्यों जी? क्या दिक्कत है अपने को? कौन सी चीज है जो हम नहीं बना सकते हैं मिलकर के? सब कुछ बना सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है? सारी की सारी हमको देखती रहेगी। गांव में हर एक चीज गांव में बन रही है तो सबको मालूम है ना वो क्या मिला रहा है इसमें, क्या चीजें हैं इसके अंदर, ओरिजिनल है कि नकली है। मतलब गांव का आदमी नहीं चीटिंग करता है, वो तो उसके साथ हर कोई चीटिंग कर रहा है तो पंगा हो रहा है। गड़बड़ सारी ये हो रही है कि उसको कोई आदमी मिल ही नहीं रहा जो उसके साथ चीटिंग ना करे। हर कोई कर ही रहा है तो उसको लगता है जब सभी कर रहे हैं तो मेरे को भी करनी पड़ेगी। वो उसको लग रहा है कि उसे मजबूरी में करनी पड़ेगी। इसीलिए शरीफ आदमी के घर में अगर शरीफ बच्चा भी हो जाए तो उसको दुख होता है कि यार मेरा बच्चा तो शरीफ रह गया है। बनता था। अब जब अगर हम ये कहेंगे ना कि हमारे गांव में बनता था तो ऐसी फीलिंग आएगी नए नौजवान जो बच्चों के सामने कि वो चाहते हैं, अच्छा तो तुम हमें 50 साल पीछे लेकर जाना चाहते हो,
हम ये कहेंगे ही नहीं कि बनता था, ये तो हमको मालूम है कि बनता था। हम क्या कहेंगे नौजवानों को कि समृद्धि का रास्ता है कि हमको हमारा पैसा हमारे पास रोकना है, बस हमको अपनी मेहनत अपने पास रोकनी है। मेहनत का फायदा मेरे पड़ोसी को हो जाए चलेगा, लेकिन कंपनी को नहीं देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देंगे, ये हो जाए। जलन वाले पॉइंट पे कल हमने चर्चा करी ली थी। तो हम मेहनत को रोकना चाहते हैं। अब नौजवान बच्चों को कहेंगे लगाओ अपना क्रिएटिव दिमाग कि कैसे रोकना है, ये पैसा यहीं रोकना है, बताओ। कल वाले पे तो थी, सारा दिन तो जलन पे ही चली थी। अच्छा, जलन वाले पे वहां आईडीआर के वहां हुई थी। नहीं, ब्रीफ में क्यों, डिटेल की वीडियो है पूरी, उसको गजब तरीके से सुनना। आप आइडिया पे बैठ के देखेंगे तो ठीक है जी। तो नौजवान बच्चों को जब हम उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोलेंगे कि आओ हमको अपना गांव भी बचाना है, तुम्हारी सेहत भी बचानी है, हमको परिवार भी बचाना है और ये सब चीजें बचानी है, इसके लिए हमको क्या करना है, ये इस पे तय करते हैं मिल करके बैठ करके। वो दिमाग लगाएंगे। और बुजुर्गों ने एक लाइन कहे बिना ये नहीं बोलना कि हम तो ऐसा करते थे या पहले ऐसा होता था, बोले ये करके देख लो। मतलब उनको ये नहीं एहसास दिलाना कि तुम्हें आता नहीं है, एक बार उनको फ्रीडम देने, करके देखो। जिस आदमी वही काम करेगा जब आदमी को ये फील होगा कि ये काम मेरा किया हुआ है, ये तय मैंने किया था कि मैं ये करना चाहता हूं। जिस दिन उसको ये फील हो जाएगा ना कि मैं तो ये मनिंदर के कहने से कर रहा हूं या फिर वो देवेंद्र के कहने से कर रहा हूं, तो उस दिन वो उस काम के अंदर कभी डूब नहीं पाएगा। वो काम उसका अपना काम है ऐसा मानकर करेगा। तो हमको अगली पीढ़ी में जब नौजवान बच्चे तैयार करने होंगे, कितना मुश्किल काम है ये। सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि वो जो मंच पे बैठा आदमी जो चर्चा कर रहा है वो सेंसिबल होना चाहिए, वो जबरदस्ती अपनी बात को थोपने वाला नहीं होना चाहिए, और कम से कम इतना तो वो सोच ही ले कि सामने वाले को समय दिया जाए कि वो अपने समय पर बात को समझ ले। जरूरी नहीं कि जिस वक्त बताया गया उसी वक्त ऐसे कोई बटन दबाए, भाई तुमने तो मेरे दिमाग की बत्ती जला दी, अब मैं हो गया तैयार, बताओ अल्लाह भी कर देंगे, कल ही क्रांति हो जाएगी, परसों पलटा मार दें, ऐसे नहीं होगा ना। वो समय लगेगा, बस उस समय का इंतजार अगर हम करें, कुछ नहीं कहता, मैं बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो समय अगर हमारे पास है और समझ है, तो मैं नहीं समझता कि एक भी समस्या गांव में ऐसी है जिसके ऊपर हम चर्चा, मतलब जिसको हम दूर नहीं कर सकते, जिसका हम समाधान नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट हो गया जी कि लाभ किसको हो रहा है, ये वाला पॉइंट हो गया ना। कि जब आप गांव में देखेंगे कि भाई उस चीज का अल्टीमेट फायदा अगर किसी कंपनी को हो रहा है, तो मान लो कि ये बदलने की जरूरत है। अगर उसका फायदा मेरे गांव के किसी आदमी को हो रहा है, फिर मुझे कोई जरूरत नहीं बदलने की, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो फायदा घूम फिर के मेरे गांव के पास आ जाएगा, मेरे आदमियों के पास आ जाएगा, मेरे परिवारों के पास आ जाएगा। अगला जो पॉइंट है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर चीजें पहले चीजें ठीक थी, जैसे आपने कहा पहले ऐसे होता था, अगर मैं आप ही से पूछ लूं ऐसा क्या था आपके पास कि पहले ऐसा होता था, वो क्या फैक्टर था जिसकी वजह से हम समृद्ध थे, जिसकी वजह से गांव में किसी के ऊपर भी कर्जा नहीं था। ऐसा क्या था कि पूरा परिवार हर रोज शाम को दिवाली मनाता था, हर रोज शाम को दिवाली मनती थी हमारी। जैसे आजकल होता ना कि दिवाली पे तो घर आना ही पड़ेगा, उस वक्त शाम को घर आना ही पड़ेगा, ये वाला लाइन था कि सबको दिन छिपने से पहले घर आना पड़ेगा। अगर रोड और लाइट वगैरह नहीं थी, इन्होंने बोला बस इसी पे पकड़ लो इन्हीं को, मतलब हमको कहीं जाना नहीं है। बंदे ने बोला कि इसका कारण रोड और लाइट है, इसकी वजह से आदमी दूर जा रहा है और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है और दिन छिपने से पहले हमारा सारा काम हो रहा है। तो अब रोड और लाइट पे ही चर्चा कर लो कि बताओ रोड और लाइट के फायदे क्या है और रोड और लाइट के नुकसान क्या है। नेक्स्ट सेशन इसी का ले लेते हैं, क्या नहीं भाई। भाई मान लो हम यहां सारे बैठे जिस चीज पे सहमत होंगे उस पे पूरा गांव सहमत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैं आपको दो चीजें चैलेंज कर रहा हूं, आपने फायदा बताना है, मैं नुकसान बताऊंगा, और फिर हम ये तय करेंगे कि इतने फायदे हैं और ये नुकसान है। तो जो आपको मिल रहा है, जो फायदा मिल रहा है, वो इस चीज के नुकसान पर मिल रहा है। मैं आपको 2 करोड़ की गाड़ी दूं और कैंसर दे दूं, बोलो कौन कौन लेना चाहेगा, बोलो भाई। यानी 2 करोड़ की गाड़ी कौन कौन लेना चाहेगा बिना कैंसर, बोलो 1 2
3 4 5 गणे मिल गए ना, फटक से कैंसर कट गया और 2 करोड़ की गाड़ी की इच्छा जाग गई, और साथ में कैंसर जुड़ते ही वो बोला नहीं चाहिए। इसका मतलब जो आपको मिल रहा है उसकी कीमत आपको क्या चुकानी पड़ रही है। यदि वो कीमत अगर ज्यादा है और सामान सस्ता मिल रहा है तो फिर हम नहीं लेना चाहिए। तो मैं सड़क और लाइट को सस्ता सामान अगर घोषित कर दूं कि उसके बदले में जो आप खो रहे हो महंगा है, फिर तो आप कांटा मरवा दोगे। बोलो भाई, साबित करेंगे और विद प्रूफ करेंगे, और आप खुद अपनी जबान से बोलोगे तो मैं कहूंगा कि हाँ हमने किया। और फिर आप गांव में भी जाके बता पाओगे गलत की सही जी, है ना। क्योंकि हम कोई टेक्निकल भाषण नहीं देंगे, हम प्रैक्टिकली जो आपके जीवन में हो रहा है हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे, फालतू नहीं। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, फिर इसी पे आ जाए, फिर रोड और सड़क पे अगला पॉइंट में फिर ले लूंगा बाद में, अपना कोई चक्कर नहीं है। क्यों जी, हैं? तो अभी हम इस चर्चा को रोकते हैं यहीं पर, इसको रोक दो और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आप मुझे अब